नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायर नाशिबा, लेकर आई हूँ आप ही का चेहरे प्रोग्राम दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। तो चलिए आज आपको मिलवा देते हैं हमारे हिंदुस्तान के, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन और फिल्म एक्टर। बहुत सारे टेलीविजन शोज में आपने देखा है, स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा है, लोगों को हंसाते हैं, इतना हंसाते हैं कि उनकी आंखों से पानी आ जाता है और वो कहना शुरू करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब के नारे वाकई में लोगों से दिलवाते हैं। ये हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इंडिया के बहुत ही बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन से, जिनका नाम है रहमान खान। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। जी शुक्रिया। इनकलाब की बात आ गई तो इनकलाब के नारे आज हरसू लग रहे हैं। ये इनकलाब के नारों से आप इतने ज्यादा मुतासिर थे कि आपने एक के बाद ये कॉमेडी कर ली कि आप छा गए हैं, पूरे यूट्यूब पे आप ही छाए हुए हैं। जी असल में ये नारे, इन नारों से ही कभी कभी नाड़ों से कॉमेडी होती थी अगर नाड़ा खसक जाए, लेकिन आजकल नारों से भी कॉमेडी हो रही है और हर जगह नारे लग रहे हैं। और मतलब मेरा काम है उसमें से मिजाज ढूंढ लेना। तो एक तो मैंने ये सेट मैंने अभी बनाया था एनआरसी और ये सब पर, तो नारे बहुत चल रहे थे। तो मेरे बिल्डिंग के बाहर ही कुछ लोग तो प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते थे, कुछ लोग, एक मेरे जानने वाला है, वो उसके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ही वॉज नॉट इन द पोजिशन टू गो टू एनी प्रोटेस्ट। तो वो कुछ बच्चों को जमा करके वहीं पर वो नारे इनकलाब वाले मार रहा था, आज़ादी वाले, वो कन्हैया कुमार वाला, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तुम कुछ भी कर लो आज़ादी, तुम ये इनकलाब है आज़ादी, तुम पुलिस बुला लो। सच में पुलिस की वैन आ गई। उसके बाद जो फेस टू फेस भागा है उनके सामने, वो घर से निकला नहीं थी। बट है एक कॉमेडी करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है जी। और वो डे टू डे लाइफ में आपके साथ होता है, उसमें कॉमेडी तलाशना वो तो उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा काम होता है जी। आजकल जो दौर हाजिर में हो रहा है, इस पे आप हर दिन नए कुछ चीजें ला रहे हैं जी। कहीं ना कहीं वो पंच आपके ऐसे होते हैं कि सब हिल जाते हैं। तो ऐसे कितने सारे लोगों को हिला दिया आपने? किन किन लोगों से आप इस बीच मिले जो बड़ी हैरान कुन निगाह से आपको देख रहे थे, भाई ये बंदा कुछ तो गड़बड़ है, इस बंदे में क्या कर रहा है? मतलब हैव यू मेट ऐसे लोगों से? लॉट ऑफ देम। फर्क करना चाहेंगे तो किस किस तरह के लोग? असल में कई बार है ना, कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट इस तरह से करते हैं, उनको पता नहीं हो रहा है कि हमको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुंह पे जलील करके चले जाते हैं इतने प्यार से। बड़ी मासूमियत होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बंदे ने मुझे देखा और बहुत देर तक देखने के बाद कहता है कि रहमान खान। मैंने कहा, बोला अरे वाह, टीवी पे तो अच्छे दिखते हो। तो मैंने बोला यहाँ कौन सा चोर दिख रहा हूँ भाई? तो उनको पता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग आधा पहचानते हैं आपको, तो वो अलग स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। वैसे उसने देखा आपको तो पहले वो देख के वो सोचता है, फिर आके एक बहुत ही वाहियात सवाल होता है, किधर देखा है मैंने आपको? मतलब ये कोई सवाल है? किधर देखा है मैंने आपको? पहले तू कहाँ जाता है, मुझे क्या मालूम तूने कहाँ देखा होगा? गलत जगह तो नहीं देख लिया था तूने मुझे कि तूने देखा और मैं बरामद हो गया? तो लोगों के सवाल होते हैं। मतलब कई, एक तो मुझे याद है कि एक उनको पता नहीं, याद नहीं आया, मैं अजमेर गया हुआ था, तो वो सड़क पे मैं ऐसी बाहर निकल के घूम रहा था, तो सड़क पे दुकान लगा के बैठा हुआ था अपनी फैमिली के साथ बंदा। वो मुझे देख के पूरे एक्साइटमेंट में अरे बोलता, अरे हंसी मजाक वाले। बोले हाँ मैं चुटकुले बेचता हूँ, ले चुटकुले पाव किलो 100 ग्राम। मतलब हंसी मजाक वाले क्या होता है? तो उसमें भी होता है। अब इंटरनेट की वजह से भी लोग पहचानते हैं। तो एक बंदा मुझे याद है, आई वॉज इन अलीगढ़, तो बहुत देर तक मुझे देखने के बाद आके बोलता है, मैंने आपको पीछे से पहचान लिया। मतलब भाई साहब, उस तरह के प्रोग्राम मैं नहीं करता हूँ जो आप देखते हैं। तो बोलता नहीं, आप वही हो जो मोबाइल में आते हो। बोला मोबाइल में आते हो? टीवी पे आता हूँ तो मैंने सुना था, ये मोबाइल में आते हो क्या होता है? तो उसने कहा आप मुझसे बात करिए। बोला भाई जबरदस्ती है? बोला नहीं, डेटा खर्च किया आपके ऊपर भाई, बात करिए मुझसे। मतलब यार अपनी बीवी बना लिया तुमने, डेटा कितने हक से? बोला बात करिए। मतलब उसकी जो मॉडेस्टी थी, जो इनोसेंस था, या जो भी था कि भाई नहीं बात करिए, मतलब ठीक है बात कर बात ले। फिर उसने बात करी मुझसे 10 मिनट और ठोक ठाक के गया, बहुत मजा आया। बोला तुझे मजा आ रहा है, लेकिन मुझे वो आ रहा है जो मैं बता नहीं सकता, इतना ठोका है उसने मुझे। मतलब क्या मैं वो क्यों ठोक रहा भाई? मैं वो रिमोट जो चल नहीं रहा, जो ठोक ठोक के चेक कर रहा है। तो बहरहाल लोग आते हैं। ऐसा कोई बंदा आपसे मिला जो वाकई में बड़ा अजीब और गरीब था? आप ट्रैवल बहुत करते हैं, आपके शोज, आप कभी फुर्सत ही नहीं होती है, आपको अपने लिए फुर्सत नहीं मिलती, ऐसे में आप अलगिनत लोगों से मिलते हैं। तो कोई ऐसा मतलब बिल्कुल अजूबा नमूना आपको मिला
जिसकी याद बड़ी ताजा है, कहूँ तो क्या कहूँ, यहाँ जाऊं कि इधर जाऊं समझ में नहीं आता। एक बार जो है, बहुत सारे ऐसे इवेंट मैं आपको बताता हूँ, मतलब कुछ कुछ याद आते हैं। गुस्से में तारीफ कर रहा था वो, मुझे समझ में नहीं आया। वो आया बोला, मतलब सारी पतंग उड़ा के हो जाएगी तो बता देना मुझे। बोलता है आपको देख के ना दिमाग खराब हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। मतलब दवा ववा ले ले, क्यों? तो नहीं बहुत जबरदस्त काम करते हो आप, मतलब डांट क्यों रहा है? हाँ। तो मतलब अलग अलग होता है। एक मुझे एक इवेंट याद है कि मुझे सऊदी अरेबिया में एक शो के लिए बुलाया गया। फोन आया मुझे, तो एक रिलीजियस कम्युनिटी वहाँ पर, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उनका था, उनके कुछ अलग सारे पाबंदियाँ होती, तो उसने मुझे फ़ोन करके पहला सवाल किया कि रहमान साहब देखिए आप कॉमेडी के लिए आइए आप, बट हमारे कुछ वो हैं उसूल, वो आपको फॉलो करेंगे तो हम आपको बुला पाएंगे। बोले क्या? बोले आप कोई बॉलीवुड की बातें नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि आप कोई भी पॉलिटिक्स से बात नहीं करेंगे। मैंने ठीक है। बोले आप कोई गाना नहीं गाएंगे। बचा क्या? तो बोले ठीक है। बोले आप स्पोर्ट्स की बात नहीं करेंगे। बोले ठीक है। बोले आप कोई रिलीजन के ऊपर जोक नहीं बोलेंगे। बोले ठीक है। फिर उसने एक एंड में बहुत बड़ा उसने गूगली मारा, बोला और आप झूठ नहीं बोलेंगे। बोला सब गए तेल लगाने, तो मुझे यही एक्सप्लेन कर दे, मेरे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि झूठ नहीं बोलेंगे क्या होता है। तो नहीं, आप जो बोलते ना कि मैं बाहर गया मुझे एक आदमी मिला, ऐसा तो होता नहीं है, तो ये झूठ है। तो मतलब एक काम करो, मुझे छोड़ो, मौलाना तारिक जमील साहब को बुला के 1 घंटे की बयान रखवा लो तुम, उसमें ईमान ताजा हो जाएगा। मुझे मत बुलाओ यार, किसी अच्छे मौलवी साहब को बुला लो। बट फाइनली मैं गया वहां पर, उन्होंने जो जो मना किया था मैंने वो सब किया। पर एक कॉमेडियन के लिए बहुत मुश्किल होता है, जब पाबंदियां होती है, आप ये मत करो ये मत करो, करेगा क्या, कहाँ से ह्यूमर निकालेगा? बहुत बहुत तो तंग होते हैं। अच्छा, देशभक्ति अगर हम आपसे पूछे, बहुत देशभक्त हैं आप, आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, हम सब देशभक्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे देशभक्त होते हैं ऐसा लगता है कि सिर्फ वही देशभक्त है, बस पूरी दुनिया एक तरफा और उनकी देशभक्ति एक तरफा। ऐसे हमारे मुल्क में बहुत सारे देशभक्त हैं जिनको लगता है आप देशभक्त नहीं हो, मैं देशभक्त हूँ। तो वो देशभक्तों से आप मिले हैं, आपने उसके बारे में काफी बयान भी दिया है, थोड़ा सटायर क्रिएट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अलग अलग देशभक्तों को गिने तो और उनके बारे में बताएं, किस तरह के देशभक्त पाए जाते हैं, जिस तरह से अच्छे और बुरे लोग दुनिया में पाए जाते हैं वैसे देशभक्त पाए जाते हैं। देशभक्ति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आजकल एक भगत लोग निकल गए हैं। भगत ये अलग टैंजेंट पे होते हैं, मतलब उनकी जो देशभक्ति वही सर्वोपरि है, दूसरों की मतलब कुछ और है, वो अपने को ही समझते हैं। अभी कुछ लोग मुझे बोलते हैं यार मुस्लिम्स कैन नॉट बी पेट्रियोटिक। मतलब ये क्या बात हुई यार, मुस्लिम भी देशभक्त हो सकता है अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। नहीं, मुसलमानों का बीजेपी ज्वाइन करना ऐसे ही जैसे भैया लोग मन से ज्वाइन कर रहे हैं। मन से तो ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन मन से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मैंने इस पे एक शेर कह दिया कि कुछ इस अदा से उसने खुदकशी कर ली, मुस्लिम्स ज्वाइनिंग बीजेपी, कुछ इस अदा से उसने खुदकशी कर ली, बकरे ने अपनी जान बचाने के लिए कसाई से दोस्ती कर ली। तो मैंने इस पर एक नज्म कही थी, थोड़ी सीरियस सी नज्म, सुना दूं अगर आप? अरे जरूर जरूर, आपकी वो नज्म तो बहुत ही फेमस है, शहरियत दिखानी पड़ रही है। जी, वो एक नज्म है जो मैंने अभी हाल फिलहाल में कही थी। ये मिट्टी है मगर इसको कभी मिट्टी नहीं कहना, ये मिट्टी जान है मेरी, यही पहचान है मेरी, ये मिट्टी रिस्क है मेरा, ये मिट्टी इश्क है मेरा, यही निर्वाण है मेरा, ये हिंदुस्तान है मेरा। यहीं पर सरफरोशी की तमन्ना दिल में जागी थी, यहीं अशफाकुल्लाह खान एक तारीख लिखी थी, यहीं सजदे किए हमने, यहीं पर सर कटाए हैं, यहीं पर गोलियां खाई, यहीं पर घर लुटाए हैं। तुम्हें मालूम तो होगा सलीबो दार पर हम थे, कभी तोपों की जद में थे, कभी तलवार पर हम थे, कभी आज़ाद की सूरत, कभी टीपू की सूरत में, सदा कुर्बानियां देते रहे हम हर एक रुत में। ये मिट्टी है मगर मैंने इसे मिट्टी नहीं समझा, मगर अफसोस लोगों ने मेरा जज्बा नहीं समझा। यहाँ कुछ लोग मुझसे पूछते हैं शहरियत मेरी, बही खातों में क्या लिखी हुई है हैसियत मेरी। चलो मैं तो बता दूंगा, मुझे इतना तो बतलाओ, चलो मैं तो बता दूंगा, मुझे इतना तो बतलाओ। अरे वो पूछने वालों, तुम्हारी जहनियत क्या है, तुम्हारी शहरियत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, बताओ तो जरा मुझको किधर के हो, कहाँ के हो, सबूत अपना तो दो पहले कि तुम हिंदुस्तान के हो। वाह वाह। तासुब ने तुम्हें आखिर को अंधा कर दिया साहब, वतन के भाईचारे को भी गंदा कर दिया साहब। मगर अब साफ सुन लीजिए, ना आप तकसीम होंगे हम, ना अपना धर्म छोड़ेंगे, ना आप तरमीम होंगे हम। हर एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भारत है, सभी हम भाई भाई हैं, हर एक भाई का भारत है। वाह वाह वाह, सुपर, शुक्रिया।
एक कॉमेडियन इतनी अच्छी मैसेज दे रहा है तो एक कॉमेडियन तो एक बहुत बड़ा शायर भी निकला। इत्तेफाक से जितने भी शायर होते हैं सब घर से बाहर होते हैं। घर से बाहर। इसी बात पे मुझे बात याद आ गई, मुंबई में ही पले बड़े हैं। हाँ। वो मुंबई या लैंग्वेज आपके नस नस में बसी हुई है, तो अक्सर और बेशतर जो भी आप कॉमेडी करते हैं वहाँ रिक्वेस्ट यही होती है, फरमाइश होती है कि थोड़ा मुंबई के स्टाइल में कुछ कहा जाए। एज अ कवाल भी बड़े फेमस रहे हैं हाँ, काफी। बचपन की बात करें, जब आप क्रैक जोक्स किया करते थे दोस्तों में तो बड़ा खुश हुआ करते थे, वाह अपने आप को बड़ा यार बड़ा हीरो से कम नहीं हूं मैं, क्या जबरदस्त कॉलर टाइट करके। हाँ, घर पहुंचते हैं वाले से आप पूछते हैं आपसे कहाँ थे, अरे बस कॉमेडी कर रहा था। कह रहे हैं आपके बड़े नालायक हो, कुछ तो करो लाइफ में। तो एक्सप्रेशन, वो जहानत कहाँ जाती थी, वो एक्सप्रेशन चेहरे के हाव भाव क्या कहते थे? नहीं मतलब क्या होता था कि आज भी आपको बता दूं, आज भी आप कितना बड़ा शो करके आए, लेकिन घर वाले के लिए तो आप घर वाले होते हैं ना। आप घर पहुंचते हैं, आपको कह दिया जाता है जरा नीचे से दही लेके आ जाओ, जो सारा स्टारडम है ना वो उसकी दही हो जाती है। तो और उस वक्त भी है ना, घर वाले वो उनके लिए तो ठीक है। आप वालिद साहब के नज़दीक हमारे ख़ानदान में किसी ने ये सब किया नहीं, मैंने ये किया, तो भांड की हैसियत से ज़्यादा नहीं देखते थे हम, यूपी की तरफ के हैं। तो वो मुझे याद है कि डैड ने एक बार कॉल किया और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो सबसे पहला सवाल ये था, डैड काफ़ी साल वहाँ भी रहे यूपी में, बलरामपुर में, तो उन्होंने फ़ोन करके यही पूछा क्या चल रहा है। वही ताक धिना दिन, उनके हिसाब से नाचने का काम करता हूँ मैं, नचनिया हूँ। तो बड़ा ह्यूमिलिएशन होता था, बट अफसोस इस बात का है कि जब मेरी सक्सेस शुरू हुई तो वाले साहब रहे नहीं। तो ये बट क्योंकि बुरा काम समझा जाता था, मतलब मेरे वाले साहब के लिए था कि ये काम बहुत चैलेंजिंग काम है, इसमें कामयाबी मिलनी बहुत मुश्किल है और ये सही नहीं है। बट लेकिन आज जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह से दुनिया भर में लोगों की मोहब्बत मिलती है, ये लोग ये कहते हैं कि आप इश्यूज़ पर बात करते हैं, आप वो बात करते हैं जो हम कहना चाहते हैं। कई बार लोग ये मिलते हैं, आप हमारी आवाज़ बन के बात करते हैं जी। तो फिर मैं सोचता हूँ अगर वाले साहब होते तो बहुत खुश होते कि देख के कि यार नहीं ये लड़का कुछ कर रहा है, ये लड़का कुछ कर रहा है, लोगों को हंसा रहा है, साथ ही साथ मैसेज भी पहुंचा रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो इसी बात पे थोड़ा सा एक जोक के साथ ब्रेक पे हम जाते हैं, उसके बाद हम हाजिर हो जाते हैं, कुछ और बातें करते हैं। जी जी जी। अभी अब बार चाय की तरफ देख रहे हैं। हाँ, वो गरम चाय भी लेकर आएंगे। मैं पीता हूँ, रुक जाओ। हाँ, पूछिए। कैसी है चाय? बिल्कुल ऐसी है, मतलब मुफ्त की चाय पीने में मजा देती है और अपने पैसे जो लगे हो तो सजा देती है। चाय अलग तरह की मिलती है, जिस तरह लोग अलग तरह के आपको मिलते हैं, चाय भी अलग तरह के लोग आपसे कहते हैं नोश फरमाइए। हाँ, वो कुछ लोग समझ नहीं आते, नोश फरमाइए तो सब बोलते क्या करने बोल रहा है, मैं क्या कर दूं। मतलब जैसे चाय मुझे याद है, अभी यहाँ पर है ना मसाला चाय, हरी चाय, सुलेमानी चाय, कटिंग चाय, फुल चाय, और कुछ चाय में मतलब अलग अलग चीज होती है। मतलब इतनी कड़क चाय होती है ना, अदरक, उसके अंदर गरम मसाला, कड़ी पत्ता, वो इतनी तीखी चाय होती है, कई बार समझ में आता है इसको बिस्किट के साथ खाना है, इसको चावल और रोटी के साथ खाना है, ये सालन का काम कर रही है। तो चाय भी बहुत तरीके की चाय होती है, तो और इंसान भी अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब मैं आपको जैसे ये फालतू, मैंने एक सेट बनाया है कि लोग फालतू सवाल बहुत पूछते हैं। कई बार ना वो उनकी आदत होती है और वो पता नहीं क्यों पूछते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट पे एक दिल्ली, मतलब मैं मुंबई एयरपोर्ट पे टिकट विंडो पे पूछ रहा था, तो मेरे बगल में एक भाई साहब आए, उसने काउंटर पे पूछा मुंबई से दिल्ली का लास्ट फ्लाइट कितने बजे का आज का? तो उसने बोला 11:30 बजे। उसने पूछा मुंबई से दिल्ली का लास्ट फ्लाइट 11:30, फिर बोलता और उसके बाद? तो उसके बाद मतलब क्या? मैंने सोचा उसके बाद पायलट बोलेगा मैं झुकता हूँ, आओ बैठो पीठ पे, मैं अभी विक्रम और बेताल खेलते हैं, मैं पहुंचा गया था तुमको। और कुछ लोग एक देखे सड़क पे ना, सड़क पे जैसे यहाँ अक्सर होता है कि गाड़ी गिर गई है, मोटरसाइकिल, 8-10 लोग खड़े होकर देख रहे हैं। मैं भी उतरा देखने के लिए, एक भाई साहब आए, वहां पूछते एक्सीडेंट हुआ है क्या? तो मैंने बोला नहीं, वो जिद कर रहा है कि लेट के ही चलाऊंगा, आज ऐसे ही जाऊंगा घर। और एक और बता दो कि ये किसी मॉल में वॉशरूम में गया तो उस एक बंदा मुझे देख के बोलता अरे इधर किधर? बोले इधर, मतलब शेजवान हक्का नूडल पैक करवाने हैं। बोले इधर किधर, मतलब ये इधर क्या होता होगा? तो लोग अलग अलग सवाल पूछते। मतलब आप डॉक्टर के यहाँ बैठे और बोलते अरे दवा लेने के लिए आए, मतलब नहीं सांप सीढ़ी खेलेंगे। वो बोलता रात में पबजी भी खेलता हूँ मैं। ये क्या सवाल है? अमेजिंग। वक्त लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ है बहुत ही बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन और फिल्म एक्टर रहमान खान। इस्तकबाल है ब्रेक के पार। आज हमारे साथ है वी आर इन कन्वर्सेशन विद इंडिया के बहुत ही बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन और फिल्म एक्टर रहमान खान।
बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करते same हुए। here. इस तरह के शोज बहुत कम किए होंगे आपने, बिकॉज आप बड़े अपने आप को काबू में डाल रहे होंगे, काबू पा रहे होंगे। यार मुझे थोड़ा बहुत सीरियस नेस लानी है, थोड़ा खुलूस से बात करनी है, क्योंकि आप कई लोगों से मिलते होंगे। आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, रहमान खान नाम भी है। अब प्रॉब्लम ये होता है अगर आप मुस्लिम हैं तो कह रहे हैं कि भाई उर्दू तो आती होगी, उर्दू के अलावा उर्दू का हो भी गया ना, मुस्लिम लैंग्वेज है, इसका तो एक टैग लग गया। अब आपको देख रहे होंगे लोग कि उर्दू तो बहुत अच्छी बोलते होंगे, ऐसे में कोशिश करते होंगे अच्छी उर्दू बोलने की, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे आपको, बहुत मिलते हैं। तो कैटेगराइज कर लीजिए किन किन लोगों से आप मिले जिन्होंने कोशिश की अच्छी उर्दू बोलने की। मुझे एक याद है बहुत पहले, उस पर मैं जोक भी बना दिया था। एक भाई साहब मिले और अभी उर्दू में नुक्ता होता है, हाँ। तो कुछ लोगों को पता है कि कहाँ लगाना है, कुछ लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है नुक्ता है तो लगाना ही है कहीं पे भी, और फिर उर्दू की लगा देते हैं वो लोग। तो एक भाई साहब मिले, बोले और रहमान साहब खाना खाया? बोला ऐसा तो किसी के बाप ने नहीं खाया होगा, ऐसा बना कहाँ है बता दे, मैं खा के आता हूँ, ये कौन सी देग में बनता है। अच्छा कुछ लोग एक्स्ट्रा लगाते हैं, उनको आती है उर्दू तो वो एक्स्ट्रा लगाते हैं नुक्ता, हाँ मतलब एक्स्ट्रा, मतलब मेरा ये ख्याल है, मुझे गुस्सा है, गीबत, इनका 6 महीने में हलक छिल जाता है, फिर इनकी ओपन माउथ सर्जरी होती है, डॉक्टर इनके मुंह में बैठ के हलक में टिटनेस का इंजेक्शन लगाता है, इनका पित्ता फेफड़ा सब मुंह से बाहर आ जाता है। ऐसी उर्दू कहाँ बोलते यार। अच्छा बॉलीवुड ने बहुत खराब किया है। बॉलीवुड में जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे पृथ्वीराज कपूर ने मुगल आजम की, आपको बता दूं उस जमाने में अकबर बादशाह के दौर में उर्दू थी नहीं। लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, 1500 का दौर था जो, तो उस वक्त वो अलग लैंग्वेज, लेकिन मुगल आजम में उर्दू रखी गई। अब वो अकबर बोलते थे मैं तुम्हारा अब्बा हुजूर, मतलब अब्बा हुजूर अम्मा खजूर कोई नहीं बोलता था यहाँ पे, इतना हलक से, उनको गैस की प्रॉब्लम थी। ये क्या है? अच्छा वो माएँ अपने बच्चे को बुलाती थी, कहाँ जा रहे हो साहबजादे, कहाँ? यहाँ माए बोलती किधर जा रहा हरामजादे, बैठी कौन साहबजादे बोलता था। और वो अकबर के दरबार में एक बंदा होता ना, वो अकबर के अनाउंसमेंट करता था, बेअदब बा नज़ला बेअदब बा मुलाहिजा होशियार निगाहे रूबरू जिल्ले सुभानी महबूबे सुभानी शहंशाह, इतने में दुश्मन बॉम्ब मार देते थे, मर चुके हैं। तो ऐसा कौन बोलता है? सुबह हो जाती थी, इतने लंबे टाइम तक अनाउंसमेंट होती थी, तो वो बड़ा That is so nice. बट आज के दौर में कोई ऐसा उर्दू दान मिला आपको? अरे आज के मिलते हैं बहुत से लोग, अच्छी उर्दू बोलने वाले भी, बहुत से लोग बहुत ही गाढ़ी उर्दू, सखील उर्दू बोलने वाले भी मिलते हैं जो एकदम तो वो मजा आता है। जैसे मुझे एक, मैंने उसके ऊपर जोक बनाया था, लखनऊ के 2 लोग आपस में झगड़ा करते तो कैसे झगड़ा करते, बोले देखिए मोहतरम आपकी बदतमीजियां और बदकलामियां शबो रोज बढ़ती जा रही है। बोले देखिए मोहतरम आप अपने दस्ते पा को हमारे रुख ज़हबा की जानिब से हटा, मतलब मुंह पे से हाथ हटा। बोले देखिए मोहतरम आप हद से तजावुज़ कर रहे हैं, हमारी आंखों में गुस्से भर रहे हैं। अगर आज हम जामे से बाहर आ गए तो आज ये बेनहीफो नातवा अपना जमाल दिखाएगा और कमाल दिखाएगा, और एक आजिजाना वालिहाना जारहाना बांदाज़े शायराना आपके रुख अनवर पे रसीद कर देगा, आपके दंदाने मुबारक को शहीद कर देगा। आप झगड़ा कर रहे हो, मुशायरा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो जो बहुत से लोग एक्स्ट्रा उर्दू बोलते हैं, मतलब उर्दू के बोझ से इतना दबा देते हैं कि आदमी अपने आप को मजदूर समझता है। भाई हटा ले उर्दू, हटा ले, हटा ले। सुपर, क्या ऑब्जर्वेशन है। अब चूंकि आप एक्टर भी रहे, आपने थिएटर भी बहुत किया, थिएटर से आप बाहर आ गए, फिल्मों में आ गए, टेलीविजन पे आ गए, स्टैंड अप कॉमेडियन आप बन गए, बहुत बड़े 15 साल का लगातार का सफर था। इस सफर के बीच में जब भी आप थिएटर कभी जाती हैं और फिर उन लोगों से आप मिलते हैं, तो क्या रिएक्शन उनका रहता है? क्या आपको लगता है कि थिएटर वाले लोग जो है वो फिल्म वालों को और टीवी वालों को थोड़ा अपने से कम पाया मानते हैं? क्या होता है कि थिएटर में कुछ होता तो नहीं है, तो माशाल्लाह से एक चीज़ आ जाती है, वो एटीट्यूड। और थिएटर में काफ़ी काबिल लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको डॉक्टर ने बोला होता है कि 6 महीने में एक नाटक नहीं करोगे तो किडनी खराब हो जाएगी तुम्हारी। वो थिएटर वाले, मतलब ऐसे थिएटर वालों को देखा है, वो अगर सीधा खड़ा है, अगर आपने पूछ लिया क्या करते हो तो तुरंत टेढ़ा हो जाता है। आप पूछिए आप क्या करते हो, पूछिए क्या करते हैं आप? थिएटर करता हूँ। तो इतनी तकलीफ में क्यों करते हो? और मतलब थिएटर, ज्यादा थिएटर करने से ना 2 चीज आ जाती है उसमें। दूसरी टैलेंट, पहला फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि पैसा ही नहीं ना बेचारे नहीं के पैसा है थिएटर में। थिएटर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि थिएटर वाला मतलब वो कभी किसी की तारीफ जल्दी करता नहीं है। एक आ जाती है, ये नसीर बहुत रिपीट कर रहा है,
ये नवाज मजा नहीं आ रहा, ये अनुपम ऐसा लगता है इसके चड्डी उड्डी पहन के घूमते थे इनके साथ। अच्छा फ्रस्ट्रेशन आए गई क्योंकि अच्छे एक्टर भी हैं, तो उनको एक शो मिलता है टीवी का जो क्राइम बेस्ड शोज आते हैं, तो उसमें रोल क्या मिलता है, एक आदमी पूछेगा रामगढ़ कहाँ है, तो बोलता है वहां भी डायलॉग नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन तो आए गई। और एक है ना, मैंने देखा अक्सर लोग है ना, मंटो साहब की कहानी अफसाना है खोल लो, उसको लोगों ने प्ले के फॉर्म में किया, काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने अच्छा भी किया है, और कुछ लोगों ने इतना खराब किया है, इतना खराब किया। अगर मंटो साहब अगर जिंदा होते तो बोलते थे बंद कर दो इसको या बांध दो इनको, तो बस है मजा आता है। बट थिएटर के लोगों से मिलता हूँ तो अच्छा काम करने वाले हैं तो उनको देख के खुशी होती है, और जो काम अच्छे काम जो खराब करने वाले होते हैं उनके लिए दुआ होती है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अच्छे दिन कब आएंगे फिर? बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं यार, मतलब कब आने वाले अच्छे दिन? आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। बस किस तरह के अच्छे दिन की आपको तलाश? बस अच्छे दिन के बारे में आप बहुत कुछ कहते रहते हैं, बहुत वायरल हो गए आपकी वीडियो। हाँ, वो काफी मैंने एक मैंने वीडियो बनाया था, उसका टाइटल ही था कि अच्छे दिन जाने वाले हैं 2019 से पहले, लेकिन अच्छे दिन गए नहीं। तो अच्छे दिन चल ही रहे हैं अभी, ये मुसलसल चल रहे हैं, उसका तसलसल टूट ही नहीं रहा है। तो बट अच्छा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भी अंदर से मोदी जी का, ये मजाक नहीं, मैं मन में भी मोदी जी बोलता हूँ। मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ कि अगर मुझे किसी को वैलेंटाइन डे के दिन प्रपोज करना हो तो कमल का फूल देता हूँ। अरे वाह। तो बट जो है आएंगे, कोशिश चल रही है, हम सब कोशिश कर रहे हैं, और इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो अच्छे दिन बहुत जरूर आएंगे, बिल्कुल। और आपका ये जो हलाल ह्यूमर है वो भी चलता रहे। ये हलाल ह्यूमर आपका। हाँ, बस मैं अपने ह्यूमर से हलाल करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आपका वो स्टाइल जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, टपोरी स्टाइल, क्योंकि मुंबई में ही आप पले बड़े, आपकी कॉलेजिंग भी यहीं पे हुई, सब कुछ यही हुआ, दोस्त भी यही बन गए, बहुत जद्दोजहद के मराहल से आप यहाँ गुजरे, तो बहुत सारे लोगों से भी आमना सामना हुआ जी। आप एज अ कव्वाल बड़े फेमस रहे। अब किस तरह के कव्वाल आप हैं वो आप ही बताएंगे, और वो टपोरी स्टाइल आपका बड़ा फेमस रहा, तो उस बारे में हमें बताइए। ये आपने खुद ही फेमस किया अपने आप में या हो गया? एक्चुअली मैं लाफ्टर चैलेंज जब करता था तो मुझे क्या करना है, तो मैंने जो अपने आसपास देखे था, एक किरदार देखा था मैंने, मेरा एक किरदार है, उसका नाम है जावेद टेटे, मेरा दोस्त है, तो वो उसका एक स्टाइल था, वो मैंने पकड़ लिया। वो तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुंबई की जो भाषा है बहुत जबरदस्त है। आम भाषा में अगर कोई मर जाता है तो लोग बोलते हैं स्वर्गवास हो गया है, ऑफ हो गया, परलोक सिधार गए, निधन हो गया। मुंबई में बोलते भाई टपक गए, भाई निकल लिए, भाई सुलट गए, वट गए, कमती हो गए, काम बच गया भाई का। मरने वाला सोचता है जीते जीत में जलील नहीं हो जितना मरने के बाद कर रहा है मुझे। इतनी नेगेटिविटी, मतलब ये लैंग्वेज ही मुंबई में ऊपर से ऊपर। अच्छा, जाते जाते आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, आपको अपनी लाइफ में किसने बहुत ज्यादा मुतासिर कर दिया? कॉमेडी की बात की बारे में, कॉमेडी की बात नहीं, लेकिन इतना ज्यादा मुतासिर कर दिया कि वो आप कॉमेडी में ही लेने लगे समथिंग, ऐसा कोई कैरेक्टर आपकी लाइफ का? मुझे चीजें मुतासिर करती है, लोग मुतासिर करते हैं, मैं ऑन होता हूँ, मैं आसपास देखता रहता हूँ कि क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मुझे एक ऑटो वाला भी मुतासिर कर देता है। जैसे आप देखिए, ऑटो वाले बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे बैठते टेढ़े, ऐसा क्रॉस करके चलाते हैं, तो मैंने उस पर जोक बनाया कि इनकी गलती नहीं, बचपन में पोलियो का 2 ड्रॉप मिस हो गया था। मैं आपको रियल इंसिडेंट बताता हूँ, मैं आई वाज स्ट्रगलिंग इनिशियल, मैंने लाफ्टर में जोक बोला था, तो मुझे एक ऑटो वाले ने ऑटो रुका के बोला, इधर आइए भाई साहब, आप रहमान हैं? बोला हाँ। बोला हम लोग इसलिए बैठते हैं, पोलियो नहीं, इससे ना ग्रिप बराबर मिलता है। तो मैं बड़ा हंसा, और मैं लोगों को देखता रहता हूँ अपने आसपास कैसे लोग हैं, कैसे जैसे कॉमेडियन की निगाह होनी चाहिए। अगर आप अच्छे कॉमेडियन हैं, आपकी पहली निगाह होनी चाहिए, आपको पढ़ना बहुत चाहिए, सोसाइटी में क्या देख रहे हैं आसपास। तो बहुत से लोग और जैसे मैंने जुमलों वाली कॉमेडी से शुरू की थी बहुत। आजकल मैं बहुत सरकाज़म और इस तरह का विट करता हूँ जो थोड़ा सा बचने के लिए, क्योंकि सियासी जोक करता हूँ मैं, ऑन द फेस बोलूंगा तो मुझे बंद कर दिया जाएगा। तो मैं ऐसी बात करता हूँ, मिलती मैं एंजॉय करता हूँ उसको, क्योंकि गालियाँ देते हैं इंटरनेट पे लोग, प्यार है मोहब्बत है, जो गाली देते हैं ना, तू मिल, तेरे को बताता हूँ। मैं एक नज्म आपको सुना देना चाहता हूँ इस जाते जाते। मैंने एक ये नज्म कहीं नहीं कही है, शायद आप पहली बार आपके यहाँ कहने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़। ये पहली बार कहने जा रहा हूँ कि हमारा मुल्क क्या है कि आज भी राखी हाथों में टोपी वाले बंधवाते हैं, और तिलक लगाकर भी इस मुल्क में रोजे रखे जाते हैं, और सुनकर अजाने पंडालों से भजन तुमने रुकवाए हैं, और दिवाली पर घर की चौखट पर हमने भी दिए जलाए हैं।
और पंडित के बच्चों ने मुहर्रम के शरबत यहाँ पर बांटे हैं और अर्थी को कंधा देने यहाँ दाढ़ी वाले जाते वाह, हैं। वाह। ईद, दिवाली, शादी, मैयत, हर सुख दुख से कट गए हम। हिंदू मुस्लिम के नामों पे आपस में ही बढ़ गए हम। न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया के नापाक छलावे में आ गए बस हम चंद सियासतदानों के बहकावे में। एक जमीन है, एक ज़बां है, और जब सबका एक ही खून, तो फिर हम सब के अंदर क्यों है नफरत का ऐसा जुनून। नफरत की इन दीवारों को मिलकर हमें गिराना होगा। क्या बात। भगत सिंह, अशफाकुल्लाह के सपनों का हिंदुस्तान बनाना होगा। वाह वाह वाह। शुक्रिया जो मजहब के नाम पर इख्तिलाफ करे, जी। मैं उनके साथ नहीं हूँ, मुझे वो माफ करे। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। जी, शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं। खुदा हाफिज एंड बाबा फना। शादी का ख्याल आए